बोले जिंदगी जिंदाबाद। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों को इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, अर्थात आप सभी लोगों को कुणाल एकेडमी यारी पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की क्लास में हम लोग कल से आगे की ओर बढ़ाएंगे, अर्थात आज हम लेक्चर नंबर 5 देखने वाले हैं। कल की क्लास में हम शायद कितना तक करवा दिए थे ऑब्जेक्टिव? 105 तक करवा दिए थे। उसके आगे आज हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास को अब स्टार्ट किया जाए ना। पाचन कार्य संपन्न होता है। पाचन कार्य संपन्न कहाँ होता है? लाला द्वारा, एड्रिनल द्वारा, पिट्यूटरी द्वारा, जठर द्वारा। तो जठर ग्रंथि के द्वारा। आपको बताए थे कि हमारे अमाशय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि पाई जाती है। अमाशय में अमाशय को ठेठ में पेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो हमारा अमाशय में एक ग्रंथि पाई जाती है, जिस ग्रंथि को हम कहते हैं जठर ग्रंथि। पंखा ऑफ कीजिए। जिस ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? हाँ, हमारे अमाशय में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम कहते हैं जठर ग्रंथि। अब जठर ग्रंथि में जो है वह 3 प्रकार का एंजाइम होता है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। क्या गो? 3 गो। HCl, पेप्सिन, म्यूकस। HCl, पेप्सिन और अच्छा, HCl के बारे में तो आपको हम बताए थे बुआ। HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H से हाइड्रो, Cl से क्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का फुल फॉर्म होता है। और यह एक हमारे अमाशय में एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है कि भोजन के पाचन करने में मदद करता है। और आपको इसके बारे में सब तो काम बताए हुए की हैं जी, कि HCl बाहर से आए हुए कीटाणुओं को नष्ट भी करता है। एक बात और आप लोगों को बताए थे हम, HCl इतना जहरीला होता है कि अगर HCl को निकाल करके उसमें पत्थर भी डाल दिया जाए तो HCl उसको गलाने का क्षमता रखता है। एक क्वेश्चन और आपको हम बताए थे कि सर, आप लोग भी पूछे थे कि सर हमारे बॉडी में जब इतना खतरनाक पदार्थ है, इतना खतरनाक पदार्थ है तो हमारा पेट को क्यों नहीं गलाता है? तो आपको बताए थे कि HCl का भी बाप एकरा में मौजूद है, जिसका नाम क्या है? म्यूकस। तब म्यूकस क्या करता है? HCl से अमाशय को सुरक्षा देता है। अमाशय के चारों सतह पर लगा हुआ रहता है और HCl से सुरक्षा देता है किसको? अमाशय को। तो वही म्यूकस की वजह से हमारा अमाशय गलता नहीं है। लेकिन ज्यादा जब हम नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, ज्यादा हम धूम्रपान करते हैं, शराब का सेवन करता है, तो उसके लिए खतरनाक हो सकता है, उसके लिए तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। अब कोई आदमी कह रहा है दिवाली का समय आ रहा है, आएंगे आप, कह रहा है कि सर हम महीना में एक बार पीते हैं, कभी कभी कोई फेस्टिवल आता है उसमें पीते हैं, उससे क्या हो जाएगा सर? तो आपको हम बता दें, जहर एक बार खा जाता है, जहर एक बार खा जाता है। अब कई लोग कहेगा, अपना भाषण देगा कई लोग का, कि भगवान शंकरे गांजा पीते थे तो हम तो गांजा पीबे करेंगे। तो उसको बताइए, भगवान शंकर एक बार जहरो पिए थे? जरा वो भी एक बार पी लीजिए, उसके बाद गांजा पीजिएगा। नशीला पदार्थों का सेवन करना कोई बढ़िया चीज है जी? महीना में एक बार पीते हैं, साल भर का ई का मतलब है? और याद रखिए, डेली पीने वाला से ज्यादा खतरनाक एक दिन पीने वाला होता है। आदत ना है, हमारा बॉडी आदत बना लेता है किसी चीजों का। क्या बना लेता है? आदत। तो उसका आदत पड़ गया है। इसलिए तो एक कहावत है कि नशा करने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता है। नशा करने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता है, क्योंकि वह बूढ़ा होने से पहले ही चल जाता है। अरे क्योंकि वह जवानी में ही मर जाता है, इसलिए बूढ़ा होवे नहीं करता है। तो जठर ग्रंथि, आइए टॉपिक पर। अब तो जठर ग्रंथि के प्रकार का 3 प्रकार का हो गया। HCl यानी जठर ग्रंथि
टॉपिक पर आइए। अब जठर रस कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। जठर ग्रंथि से 3 प्रकार का रस निकलता है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl का काम अपन बता दिए अभी कि भोजन का पाचन करने में मदद करता है, बाहर से आए हुए कीटाणुओं को मार देता है, बड़ा जहरीला होता है। म्यूकस का काम भी समझ गए कि HCl से सुरक्षा देता है अमाशय को। एक और होता है पेप्सिन, ये पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। तो बोलिए इस सारी चीजों को कहने का मतलब इस सारे तीनों को जो पदार्थ है HCl, पेप्सिन और म्यूकस, यही तो भोजन को पचाने में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कर रहा है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी निभा रहा है। तो हम क्यों नहीं कहें कि हमारा जठर ग्रंथि जो होता है, जो क्या करता है, जठर के द्वारा भोजन का कार्य यानी भोजन के पाचन का कार्य क्या होता है? पूरा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही। अगला, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? सब जानता है एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं, लेकिन याद रखिएगा यानी बच्चों में यानी दांत 2 प्रकार का होता है। बताए हैं दांत क्या प्रकार का? अब यहां से कई लोग भाषण देगा दांत तो 4 प्रकार का होता है, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 प्रकार के होता है। सर तू गलती बता रहा है, आप नहीं जानते हैं बढ़िया से। दांत 2 प्रकार का होता है, एक का नाम है अस्थाई दांत, एक का नाम क्या है? अस्थाई दांत, और दूसरा का नाम है अस्थाई दांत। अब रट करके पढ़िएगा तो ये न होगा। अस्थाई, सबसे पहले अस्थाई दांत समझते हैं हम। अस्थाई दांत क्या होता है? वैसा दांत जो जन्म के कुछ वर्ष के बाद या कुछ समय के बाद, ये बढ़िया होगा बोलना, वैसा दांत जो जन्म के कुछ समय बाद उत्पन्न होते हैं। अब जन्म लेते ही उत्पन्न हो जाएगा, कुछ समय के बाद, 7 महीना, 8 महीना, 1 साल, है ना, इस अंतराल में दांत जन्म लेता है कि नहीं लेता है? और जब दांत जन्म लेता है तो आप लोग सुने होंगे बच्चों को जो है तरह तरह के यानी उल्टी आ जाता है, पतला पखाना हो जाता है, ये सब समस्या देखने को मिलता है। होता है कि ना होता है? दांत निकलता है उस समय। तो अस्थाई दांत को दूध का दांत भी कहते हैं। तो जन्म के बाद, जन्म के कुछ समय बाद, कुछ समय के बाद का मतलब ये नहीं कि घंटा के बाद होगा, 6 महीना 7 महीना के अंदर या उसके बाद जो दांत उत्पन्न होते हैं उसको अस्थाई दांत कहते हैं। इस दांत को हम दूध का दांत भी कहते हैं। कौन सा दांत? और जिसकी संख्या कितना होता है? 20 होता है। दूध के दांत की संख्या कितना होता है? दूध के दांत की संख्या क्या होगा? दूध के दांत की संख्या 20 को होता है। और धीरे धीरे ये दांत खत्म होते हैं जैसे जैसे अस्थाई दांत आते हैं। एक बार दांत आप तोड़ लिए बचपन में, उसके बाद आपको जो है फिर से एक बार दांत जन्म लेगा, उसी दांत को हम अस्थाई दांत कहते हैं। मतलब अस्थाई दांत को परिभाषित करें तो हम ऐसे कह सकते हैं, वैसा दांत जो दूध के दांत को टूटने के बाद उत्पन्न होते हैं, जो दूध के दांत को टूटने के बाद उत्पन्न होते हैं। तो दूध के दांत को टूटने के बाद जो दांत उत्पन्न होते हैं उसी को अस्थाई दांत कहा जाता है। हाँ, एक बार दूध के दांत टूटा तो फिर तो संभावना है कि आ जाएगा, लेकिन एक बार तुम्हारा अगर अस्थाई दांत टूट गया फिर जिंदगी में कहियो नहीं वापस आएगा, तो बूढ़ा हो जाएगा। दुब्भी में गाड़ने से होता है ना, गांव में दांत अगर टूट जाए दुब्भे में गाड़ दे, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। एक बार अस्थाई दांत टूट गया फिर वापस से फिर जन्म ले नहीं सकता है वो, फिर बूढ़ा लिखल है, बुढ़ाट हो जाएगा तुम, दांत बगले ऐसे कर लेगा। हाँ, तब बोलिए अस्थाई दांत के को होता है? 32 को, लेकिन अस्थाई दांत के को होता है? 20 को। अस्थाई दांत को दूध का दांत भी कहते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? क्लियर ना? चलो, तो ये कहा कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत? 32 दांत। लेकिन एक बच्चों में कितना दांत होता है? लगभग दूध के दांत की संख्या 20 को होती है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये तो आप लोग भी पढ़े हैं। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन के अंतिम उत्पाद, तो श्वसन के बाद श्वसन के अंतिम उत्पाद, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर शरीर से निकल जाता है, और ऊर्जा हमारे शरीर में बन जाता है। श्वसन के बिना हम लोग शरीर में ऊर्जा नहीं आ सकती। सांस अगर लेना हम लोग बंद कर दें तो इस श्वसन ही हम लोगों के शरीर को ऊर्जा देता है। श्वसन से ही हम लोग ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। अगर इतना तो आप लोगों को भरोसा नहीं है तो नाक मुंह बंद कर लीजिए, देखिए कितना देर सांस रोकते हैं आप, पता चलेगा कि आप पे सांस मुंह रोके और भगवान कहे कि अब कहाँ, पृथ्वी पर मत रुक, आ ऊपरे।
ऊपर ही लेके चल जाए। तो श्वसन के बाद क्या बनेगा, तो श्वसन का अंतिम उत्पाद यानी सांस लेने के पश्चात क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और हमारे शरीर में ऊर्जा भी मिलता है हमारे शरीर को ना। कभी कभी देखिएगा, अच्छा कोई व्यक्ति अचानक एकदम कोई जिंदगी में खानदान कहियो नहीं दौड़ा है, हाँ उसको अचानक आप दौड़ा दीजिए 12-13 किलोमीटर, आएगा हालत में कुत्ता ऐसा अब ऐसे होगा ना। ओकरा से उस समय कहिए कि बउआ थोड़ा सा मार्कर दो तो मरकरो मांगे, देखिए रुका ना ऐसे करेगा कि ना जी। यानी जब हम लोगों के शरीर में जो है उस समय क्या होता है कि हमारे शरीर को जो है ज्यादा श्वसन की आवश्यकता होती है, ज्यादा सांस की आवश्यकता होती है, ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किस समय ज्यादा हम दौड़ते हैं उस समय, तब तो वो लगातार सांस लेने की कोशिश करता है, हमारे शरीर में ऊर्जा लॉस हो जाता है। और जैसी परिपूर्ण हमारे शरीर को ऊर्जा मिल जाता है श्वसन के माध्यम से, तब हमारा शरीर शांत हो जाता है कि अब बोल, अब काम कर बहु ना। समझते हैं ना। चल अगला, तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, तो लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, तांबा के यौगिक, लोहा के यौगिक, लवण के यौगिक, इनमें से सब है लोहा है जी। तो आपको बताए थे रक्त लाल कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, तो लोहा के यौगिक, आयरन ना। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी की डी, बी। चलो, मानव में वहन तंत्र के घटक हैं। मानव में वहन तंत्र माने मानव में सबसे ज्यादा जो है वह मतलब कि पदार्थों को आदान प्रदान करने वाला कोई तंत्र है, आपस में ले जाने वाला, हटाने वाला है, इसी को वहन तंत्र कहते हैं। वहन को हम परिवहन कहते हैं, आपको बताए थे। ब्रेक ये भी है, त्वचा ये भी है ना। और ओकरा फेफड़ा ये भी श्वसन का आदान प्रदान करता है, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो हरा भाग में। कौन भाग में, हरा भाग में। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी की डी, ऊपर करिए। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है, तो रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण रक्त थक्का बनता है। रक्त क्या बनता है, बोले ए, बी, सी की डी, बी। बहुत अच्छा। अगला ग्रहणी भाग है, ध्यान से सुनना। ग्रहणी एक ग्रसनी होता है भाई, एक को हम बोलते हैं ग्रसनी और दूसरा एक का होता है ग्रहणी। बात समझिएगा ध्यान से। ये ग्रसनी मुख गुहा का भाग है। ग्रसनी किसका भाग है, मुख गुहा यानी मुंह का। और ग्रहणी जो है, ये जो ग्रहणी है ये छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है, तो ग्रसनी है कि ग्रसनी, पर ग्रहणी लिखल है तो ग्रहणी किसका भाग हो जाएगा, छोटी आंत का ना। बोले ए, बी, सी की डी, सी। चलिए बहुत अच्छा। अगला कहता है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। अस्टोमेटा है ना, सॉरी, अस्टोमेटा के वही अस्टोमाटा है। ये खुलने और बंद होने की क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये बताया है कि आपको अस्टोमेटा को खुलने और बंद होने की क्रिया द्वार कोशिका द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा, बोले ऑप्शन नंबर ए, बी, सी की डी, ए। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तब वसा पर क्रिया कौन करता है, लाइपेज। कौन करता है, बोलिए ए, बी, सी की डी। किस प्रकार के श्वसन से अंतिम ऊर्जा मुक्त होता है, तब आईबीएस। किसके द्वारा, अरे ऊपर क्या कर देता है जी। किस प्रकार के श्वसन से ऊर्जा मुक्त होता है, माने ऊर्जा मुक्त होना का मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारे शरीर को मिलता है किसके द्वारा, वायवीय से। क्या वायवीय से, वायवीय से। इसको ही ऑक्सी श्वसन के नाम से भी जाना जाता है। किसको, और याद रखिएगा वायवीय श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा बनता है। कितना, 38 एटीपी। वायवीय श्वसन क्रिया में कितना एटीपी ऊर्जा बनता है, 38 एटीपी। और अवायवीय श्वसन की क्रिया में मात्र 2 एटीपी ऊर्जा बनता है। और आपके शरीर में जितना एटीपी ऊर्जा होगा उतना ही आपके शरीर को ताकत मिलेगा। अगला, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में मस्तिष्क, ये तो होता नहीं है, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक। क्या पाया जाता है, स्पर्शक। बोलिए ए, बी, सी की डी। अगला, फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का परिवहन ग्लूकोज के रूप में होता है, फ्रुक्टोज के रूप में होता है, लैक्टोज के रूप में होता है कि सुक्रोज के रूप में होता है, इसके रूप में, बोले जोर से। अरे ग्लूकोज का कह रहा है, मैंने फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किसके द्वारा, सुक्रोज के द्वारा। किसके द्वारा, ए, बी, सी की डी। बहुत अच्छा। अगला ऑपरेट करिए। अगला कहा हाइड्रा में क्या पाया जाता है, ये तो हो गया ना जी। अगला कहा
रुक ना भाई 1 मिनट, तो रुको ना जी। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसनरंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितना होता है बोलिए? 2 8 10 कि 6? आए बोलिए, तिलचट्टा में कितने जोड़ा श्वसन रंध्र, सॉरी श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो 2 8 10 की 6, तो हमारा हो जाएगा तिलचट्टा में 10, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी से ना। बोलिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? बोलिए, कवक में, जंतुओं में कि हरे पौधे में? हरे पौधे में। किसमें होता है? हरे पौधे में। निम्नलिखित, अब तू शांति से ऊपर नीचे करो ना। निम्नलिखित में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? देखिए, सबसे तेज हृदय धड़कन हमारा होता है अमोनिया का, यूरिक अम्ल, यूरिया का, इनमें से सभी का। किनमें से? कुछ हो रहा है? अमोनिया। चलो अगला क्या हो गया? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है? चूहा का। किसका? चूहा का। सबसे तेज धड़कन चूहा का होता है। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ हैं, तो पौधों का उत्सर्जी पदार्थ कौन है जी? गोंद है, टैनिन, रेजिन, सब तो है जी, इनमें से सभी हो गया। अमीबा में अगला क्वेश्चन कहा, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अमीबा में अधिकांश पोषण अंतर्ग्रहण होता है। कैसा होता है? ए बी सी डी बी। चलिए ऊपर है, तो आज के लिए इतने है ना, क्या और आगे भी है? तो चलिए, और बहुत तरह बचल अभी है। हाँ जी, तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही रह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पीडीएफ खत्म हो गया। फिर से करने के लिए हमको पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा घर उड़ के साफ सफाया कर रहे होंगे तो आराम से साफ करिए, कुछ ज्यादा पढ़िएगा, है ना जी बुटकी? बुटकी, तो इसलिए आज के लिए इतना ही रह देते हैं। अब मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए फिर से एक बार बोलिए, जिंदगी जिंदाबाद। एक बात और, आप लोग जो है, जरा आप बीच में नहीं कहे कुछ, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और एक आप कमेंट कर दीजिए, आपका नाम क्या है और कहां से हैं। लास्ट में आप लोग नहीं करते हैं, कहां से देख रहे हैं, तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किए हुए है तो कर लें तो छोड़ दीजिए, और शेयर कर दीजिए जरा व्हाट्सएप की लिंक उसके पास जो पढ़ता लिखता है। दूसरा बात, एक और नोटिस, आप लोग जो 2-4 गो गर्ल्स हैं, बिना मतलब का जो मैसेज डालते रहते हैं, कोई फायदा नहीं है, आपका रिप्लाई नहीं मिलेगा। आप जो है वह ढंग से मैसेज कीजिए, आप उसके अलावा जो है जवाब दीजिए, फालतू कमेंट आप लोग मत कीजिए। अगर पढ़ने आए तो तब ठीक है, हम भीड़ न तो ऑफलाइन में ज्यादा चाहते हैं न तो ऑनलाइन में ज्यादा चाहते हैं। हमको जितना बच्चा रहेगा उतना परफेक्ट, हमें परफेक्ट होना चाहिए। तो चलिए, अब ठीक है, आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। तब तक आप लोगों के लिए फिर से एक बार जिंदगी जिंदाबाद और शुभ रात्रि। बाय बाय।